हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बारे में हमने जाना था कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने कह दिया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जिनका की अलग अलग फंक्शंस होता है। फिर आपको बताया गया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, आपको पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर स्पेशल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बताया था उसके बाद कि जैसे कि वायरसेस के अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए वो लाइफलेस होते हैं अगर उनके पास कोई होस्ट नहीं है। यदि वो होस्ट के अंदर एंटर होते हैं तभी वो अपना लिविंग कहलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ये आपका 5.2.5 जो सेक्शन है इसके बारे में बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर एक जो सेल है उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है ताकि वो जो उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर सके। जैसे कि आपको बताया है सेल है, सेल के अंदर क्या है, जो भी जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग कर रही है। आगे देखते हैं। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। जो भी लार्ज हैं, जो भी मल्टी सेलुलर हैं, जिसके अंदर लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, इसको फंक्शन को करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। मतलब कोई भी सेल है उसको अपने फंक्शन करने के लिए, लिविंग रहने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। टू कीप these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structures। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्टिविटी होनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को सेपरेट रखने के लिए, ताकि अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग हो, ताकि रेस्पिरेशन अलग जगह हो, जो आपका जैसे रेस्पिरेशन हुआ है और रेस्पिरेशन के बाद फिर एटीपी बनता है वो कहीं अलग हो। तो ऐसे ही जो जेनेटिक मटेरियल वो कहीं और प्रेजेंट हो, जो प्रोटीन बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना है वो कोई और करे। तो ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो अलग अलग जगह पे होती हैं। तो उनके लिए क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज की अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम कहेंगे इन द सेल देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर विच आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। आगे पढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये याद रखना है कि जो भी आपको बताया गया है कि सेल के अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कह रहे हैं, वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। यहाँ तक कि न्यूक्लियस के चारों ओर भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन नहीं है। Some of these organelles are visible only with an electron microscope। तो ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, क्योंकि एक तो सेल ही बहुत स्मॉल साइज का होता है, ऊपर से इसके अंदर के जो पार्ट हैं उसको हम किससे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सेल के साइज़ को याद रखना है तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो 5 to 100 माइक्रोमीटर, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन। हमने न्यूक्लियस के बारे में पिछले सेक्शन में बात कर ली है। जैसे सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये क्या हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं। जो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, ये अलग अलग प्रेजेंट हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और प्लास्टिड के बारे में।
They are very important because they carry out some very crucial functions in the cell. ये जो हर एक जो सेल ऑर्गेनेली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपना स्पेशल इम्पोर्टेंट फंक्शन कर रहा है। अगर एक भी ऑर्गेनेली सेल में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण सेल के सर्वाइवल पे ही बात आ जाएगी, तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको कहते हैं ER, इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्स हो सकते हैं, या तो बहुत सारी ट्यूब्स का एक लार्ज नेटवर्क है, या फिर सीट्स हो सकते हैं, एक सीट का या फिर जो ट्यूब्स हैं इनका एक बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है। इट लुक्स लाइक ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स या वेसिकल। ये क्या लगता है कि ये ट्यूब लाइक लगता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं या फिर वो राउंड भी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरह का ये लगता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, मैंने कहा बहुत सारी ट्यूब्स हैं जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन है, या फिर कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे बनी हुई है, वैसे ही बनी हुई है। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, तो वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड हैं और प्रोटीन्स हैं। एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और साथ में प्रोटीन्स होते हैं, तो जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है और वो फ्लूइड नेचर की होती है। आप पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट टाइप इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको कहते हैं RER, एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको कहते हैं हम SER। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इन टाइप्स को किस बेसिस के ऊपर बताया गया है तो इन टाइप्स को हम किस बेसिस के ऊपर बताएंगे कि भी रफ़ कौन सा है और स्मूथ कौन सा है। तो इसके बारे में देखेंगे कि भी जो रफ़ है उसके ऊपर एक राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो पढ़ते हैं आगे। RER looks rough under a microscope because it has particle called ribosomes attached to its surface। मान लो ये है आपका कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जैसे कि अटैच हैं, तो ये हो जाएगा रफ़। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें रफ़ सरफेस दिखता है, इसीलिए इसका नाम हमने दे दिया रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही स्मूथ जो है, स्मूथ दिखता है क्योंकि उसके जो मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। अब राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली ही है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। जब प्रोटीन बनता है तो उसमें वो हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका RER को याद रखना है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ को रफ़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नाम के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। आगे देखते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। आपको बताया था अभी कि भी जो राइबोसोम्स होते हैं वो उसके जो सभी एक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे प्रोटीन बनता है। The manufactured proteins are then sent to various places in cell dependent on need using ER। अब ये आ गया है आपका ER का फंक्शन कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। तो जो भी राइबोसोम की मदद से जो भी प्रोटीन बने हैं उन प्रोटीन्स को सेल के अंदर अलग अलग जगह पर पहुंचाना, जहां पर उन प्रोटीन्स की नीड है वहां तक उस प्रोटीन्स को लेके जाना, वो आपका फंक्शन करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लो कोई प्रोटीन है जो न्यूक्लियस को ही चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन आया, वो क्या करेगा, इन प्रोटीन्स को अलग अलग करेगा कि भाई कौन से प्रोटीन्स को कहाँ लेकर जाना है, कहाँ पे इसका फंक्शन है। तो उसके हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन्स की सॉर्टिंग करते हैं। हम कहेंगे कि सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, या फिर उसकी कहेंगे प्रोटीन की टारगेटिंग करता है कि भी पर्टिकुलर प्रोटीन कौन से सेल के पार्ट के अंदर जाना है।
द SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये आपका फंक्शन आ गया SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका फंक्शन क्या है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चर करना, उनकी फॉर्मेशन करना, और जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी भी फॉर्मेशन करना। ये दोनों ही का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सेल के अंदर। तो SER का फंक्शन आ गया हमें। अगर आपको फंक्शन अलग से आता है तो आपको लिखना है कि भाई ये वाली लाइन को अंडरलाइन करना है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग अपॉन द नीड, की जो भी प्रोटीन बने हैं उसको सेल के अंदर पहुंचाना। साथ में जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन है कि फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को बनाना। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो लिपिड जो बनाए SER ने और जो प्रोटीन उसने भेजे हैं ER ने, उससे क्या बनेगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी फॉर्मेशन होती है। आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, वो किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। तो ये लिपिड कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है SER, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्रोटीन बने हैं उसको सही जगह पर पहुँचाएगा आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन या फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये किससे बनती है, तो हम कहेंगे प्रोटीन और लिपिड्स की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन बनती है। जिस प्रोसेस से बनती है उसको हम कह रहे हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आगे पढ़ते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। ये अब किसका बता रहा है, ये अब बताने लग गया है जो SER ने प्रोटीन जो फैट बनाए हैं और जो RER ने जो प्रोटीन्स की सॉर्टिंग की उसके बारे में बता रहा है फंक्शन क्या होता है। तो कुछ जो प्रोटीन्स हैं और जो कुछ जो लिपिड्स हैं वो एंजाइम्स का काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं ना हार्मोन्स का काम करते हैं। हार्मोन्स आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो ये भी क्या है, सब प्रोटीन या लिपिड ही हैं। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cell, it always forms a network system। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल ही ट्यूब्यूल है, एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बन जाता है। अब इस नेटवर्क के अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स वगैरह घूमते रहते हैं, और इनका जैसे कि बताया हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो साइज है वो मतलब साइज मतलब शेप और साइज दोनों ही अलग अलग होती हैं, दोनों ही कोई फिक्स नहीं है, वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं अलग अलग सेल्स के अंदर। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो ये क्या है कि हमेशा ही नेटवर्क सिस्टम ही बनाता है, बहुत सारे नेटवर्क ही बनाता है मेम्ब्रेन्स का। तो ये आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि गोल्जी अपरेटस बताया हुआ है कि भाई जो 3 मेम्ब्रेन है, देखो जैसे कि ये जो 3 मेम्ब्रेन है जैसे कि ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के साथ, और ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास हैं। और ये रहा देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ के ऊपर ये डॉट डॉट प्रेजेंट हैं, ये राइबोसोम्स हैं। The one function of endoplasmic reticulum is to serve as a channel for transport of material, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm to the nucleus। ये फंक्शन आ चुका है, फिर से वही बात लिखी गई है कि वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो पहले भी आ चुका था कि वही जो प्रोटीन है उनको सेल के अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाना है। वही है कि ये एज ए चैनल उनको रास्ता देता है प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का। कहाँ पे, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलग अलग एरियाज के अंदर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है। आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इसके ऊपर जो क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रेजेंट होता है, आपको दिखाया कि ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है, तो इस ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क के ऊपर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो इसका भी एक फंक्शन करता है। अब ये आपका SER का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया। SER का हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले पढ़ा था, वो क्या था कि ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोटीन नहीं, लिपिड, ये करता है लिपिड और आपका जो फैट है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन क्या है,
दूसरा फंक्शन है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपके लीवर के अंदर अगर कोई पॉइजनस चीज़ चली जाती है बॉडी में, तो जो लीवर के अंदर जो SCR होता है, जो लीवर सेल्स होते हैं, उसका जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उस टॉक्सिन को ख़त्म करने का काम करता है। जो भी पॉइजन है, जो भी ड्रग्स हैं, उस केस में क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन आ गया कि भाई डिटॉक्सिफिकेशन करता है। साथ में हमने पीछे पढ़ा था ये फैट और लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसको अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज लाइन टू लाइन पढ़ना है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और अपने नोट्स बनाने हैं। कल हम करेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में। ये भी आपका जो ये सेक्शन चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सेल बेसिक चीज़ है, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए सेल के बारे में, तभी आपको आगे समझ में आएगा।